हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। गाइस, बेन 10 यूनिवर्स में हमने अब तक एक से बढ़कर एक विलन देखे हैं। फिर चाहे हम बात कर ले 10 वर्ल्ड्स को कॉन्करर करने वाले विलगैक्स की या फिर एक गॉड लेवल बीइंग बनने के सपने देखने वाले एग्रीगोर की, ये सब विलन एक से बढ़कर एक हैं। ऐसा ही एक विलन हमें देखने को मिला 2012 में, जब लोगों की फटी पड़ी थी कि दुनिया 2012 में खत्म होने वाली है। ओबियसली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ खाइबर की। खाइबर जो कि गैलेक्सी का सबसे बड़ा हंटर है। खाइबर जिसने रेत जैसे पावरफुल एलियन को चुटकियों में धूल चटा दी। खाइबर जिसको मैं बेन 10 ओमनिवर्स का विलगैक्स बोलूं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। खाइबर जिसको डिफीट करने के लिए खुद बेन को स्कर्ट की हेल्प लेनी पड़ी। आज हम इसी खाइबर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर खाइबर के प्लेनेट के साथ में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से खाइबर को उसका प्लेनेट छोड़ना पड़ा। बेन 10 ओमनिवर्स से पहले बेन 10 क्लासिक, बेन 10 एलियन फोर्स और बेन 10 अल्टीमेट एलियन के टाइम में खाइबर कहाँ था, और बेन 10 ओमनिवर्स से पहले खाइबर क्या कुछ कर रहा था। खाइबर का सबसे स्केरी ड्रीम बोले तो सबसे डरावना सपना कौन सा है। बेन 10 ओमनिवर्स का फर्स्ट एपिसोड जिसके अंदर हमें खाइबर का डेब्यू देखने को मिला, उस एपिसोड के अंदर हमें खाइबर में क्या कुछ अजीब चीज़ें देखने को मिली। खाइबर का जो नाम है खाइबर, इसका हिंदी में क्या मतलब होता है। मार्वल के कौन से कैरेक्टर से सिमिलर है खाइबर का कैरेक्टर। बेन 10 फ्रेंचाइज के अलावा और दूसरी कौन सी फ्रेंचाइज है जिसमें हमें खाइबर का रेफरेंस देखने को मिलता है। बेन जिन डीएनए एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है, उन डीएनए एलियंस की स्पीशीज में से किन किन स्पीशीज के डीएनए एलियंस को खाइबर अब तक मार चुका है। ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो बस वीडियो में बने रहना। बाकी अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हो या फिर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं बेन 10 से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर चलिए अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। तो हम सब जानते हैं कि खाइबर जेड को एलियंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए विसल बजाता है, जो कि हम अक्सर देखते हैं जब खाइबर अपने डॉग को एलियन में ट्रांसफॉर्म करता है। और ये विसल खुद खाइबर है, जो कि उसके गले के थोड़ा ऊपर है। ये तो सबको पता है, लेकिन क्या आपने इस बात को नोटिस किया कि जब खाइबर का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था तब उसने जेड को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो विसल बजाई थी वो अपने मुंह से बजाई थी। इस चीज़ को आप चाहो तो चेक कर सकते हो बेन 10 ओमनिवर्स के फर्स्ट एपिसोड में, जब खाइबर ने अपने मुंह से विसल बजा के जेड को ट्रांसफॉर्म किया। बेन 10 ओमनिवर्स का एक एपिसोड आया था जिसके अंदर हमें देखने को मिला था कि बेन अपने एलियन पेस की डस्ट की मदद से खाइबर को एक ड्रीम में ले जाता है, या फिर यूं कहे पेस की डस्ट की मदद से खाइबर को बेन एक ड्रीम दिखाता है। उस ड्रीम में हमें देखने को मिलता है कि विलगैक्स बेन के ग्रैंडपा मैक्स की जो रस्ट बकेट है उसके ऊपर बंधा हुआ है, और उस ड्रीम के अकॉर्डिंग विलगैक्स की ये हालत करी थी खुद खाइबर ने, जहाँ खाइबर ने विलगैक्स को डिफीट करके उसे रस्ट बकेट के ऊपर बांध दिया। उस ड्रीम में आगे हमें देखने को मिलता है कि खाइबर रस्ट बकेट की सीट के ऊपर बैठा है और पास में खड़े हैं ग्रैंडपा मैक्स, गुवेन और बेन, जो कि खाइबर को बोल रहे हैं कि खाइबर तुमने बहुत अच्छा काम किया। और उस ड्रीम के अंदर खाइबर काफ़ी खुश नज़र आ रहा था, लेकिन असल में क्या आपको पता है कि वो खाइबर का सबसे स्केरी ड्रीम था। बोले तो खाइबर का सबसे वर्स्ट नाइटमेयर। ये सुनने में थोड़ा अजीब ज़रूर लगता है, पर ऐसा ही है। 2005 जब बेन 10 की शुरुआत हुई थी, उसी साल एक गेम आया था। उस गेम का नाम था वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट। उस गेम में एक कैरेक्टर था डेथविंग नाम का, जिसकी उस गेम में हमने डबल फॉर्म देखी थी। उस गेम में डेथविंग की जो ह्यूमन फॉर्म थी उससे काफ़ी मिलता जुलता है ये खाइबर का कैरेक्टर, जिसे अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो। ऐसे ही प्रीडिएटर नाम की एक फ्रेंचाइजी है, उसमें कैरेक्टर है युज्जा करके। इस युज्जा से भी काफ़ी मिलता जुलता है खाइबर का कैरेक्टर, क्योंकि ये दोनों ही हंटर है। दोनों ही अपने शिकार को मारने के बाद में उसकी हड्डियों को आर्मर के रूप में यूज़ करते हैं, या फिर उनकी हड्डियों को संभाल कर रखते हैं। दोनों के ही पास में एक स्पेसशिप है, दोनों के ही पास में डॉग है। इन सभी चीज़ों से ये दोनों काफ़ी सिमिलर लगते हैं। ऐसे ही मार्वल कॉमिक के कार्वन हंटर से भी मिलता जुलता है खाइबर का कैरेक्टर, क्योंकि खाइबर और कार्वन दोनों ही हंटर है। और जैसे कार्वन स्पाइडरमैन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, वैसे ही खाइबर बेन को अपना सबसे बड़ा एनिमी समझता है। जब हमने खाइबर की स्पेसशिप अंदर से देखी थी तो उसके अंदर हमें एक स्वॉर्ड देखने को मिली थी, और जो स्वॉर्ड हमने खाइबर की स्पेसशिप में देखी थी बिल्कुल ऐसी ही ऐसी सेम स्वॉर्ड हमें ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइजी में भी देखने को मिलती है, जो कि ग्रीमलॉक की स्वॉर्ड है। दोनों स्वॉर्ड की सेपरेट इमेज अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। अब बात करते हैं खाइबर वर्ड की। तो खाइबर हेब्रो लैंग्वेज का एक वर्ड है, जिसका मतलब होता है फोर्ट। हिंदी में बोले तो किला। खाइबर का होम वर्ल्ड है सेंगोरेसिया, और खाइबर की स्पीशीज है यूरोपियन। खाइबर की स्पीशीज यूरोपियन का रेफरेंस हमें देखने को मिलता है 1924 में आई एक शॉर्ट स्टोरी में। उस स्टोरी का नाम था द मोस्ट डेंजरस गेम। अगर बात करें खाइबर के होम वर्ल्ड सेंगोरेसिया की, तो आपको बता दूं कि ये प्लेनेट काफ़ी बड़ा प्लेनेट है, इतना बड़ा कि ये अकेला ही 2 अर्थ के बराबर है। बोले तो ये अर्थ का डबल है। इस प्लेनेट की इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास में है, लेकिन इस प्लेनेट को बेन 10 के अंदर अभी तक नहीं दिखाया गया है।
इस प्लेनेट के बारे में कहा जाता है कि गैलेक्सी के सबसे कुख्यात माइनिंग ऑपरेशंस पहले इस प्लेनेट के ऊपर किए जाते थे, लेकिन बाद में वक्त के साथ में इस प्लेनेट के साथ में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये पूरा प्लेनेट सुनसान हो गया। अब यहाँ पे कोई नहीं रहता और इस प्लेनेट के साथ में क्या हुआ था वो अभी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। बात करें अगर इस संगेरोसिया वर्ड की तो ये वर्ड 2 वर्ड्स को मिला के बना है, जिसमें पहला है सेंग्रे जिसका मतलब होता है ब्लड और सेकंड है रोसा जिसका मतलब होता है पिंक। बात करते हैं कि क्या हुआ था सेंगोरोसिया के साथ में और क्यों खैबर को उसका प्लेनेट छोड़ना पड़ा था। तो इस कहानी की शुरुआत खैबर के प्लेनेट सेंगोरोसिया से ही होती है, जहां खैबर अपनी स्पीशीज जुरोफियंस के साथ में रहता था। ये जुरोफियंस काफी शांत स्वभाव के जीव थे। ये जुरोफियंस नेचर से काफी शांत स्वभाव के थे, लेकिन इनमें खैबर नेचर के मामले में जुरोफियन होने के बावजूद भी इनसे काफी अलग था। खैबर काफी गुस्से वाला और इविल मास्टरमाइंड था। ये जुरोफियंस अपने प्लेनेट के ऊपर माइनिंग का काम किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीता और खैबर के इस प्लेनेट के हालात बद से बदतर होने लगे, क्योंकि इस प्लेनेट का जो एनवायरनमेंट था वो धीरे धीरे टॉक्सिक हो गया। वहाँ की ज़मीन बंजर हो गई और रिसोर्सेज खत्म होने लगे। एनवायरनमेंट टॉक्सिक होने की वजह से वहाँ पे लोग मरने लगे और धीरे धीरे देखते हुए कुछ जुरोफियंस को छोड़ के सभी जुरोफियन मारे गए और उन जुरोफियंस में जो जुरोफियन बचे उनमें से खैबर एक था। कुछ लोगों का मानना है कि संगोरोसिया के साथ में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे एक जुरोफियन का ही हाथ था और शक की सुई सबसे पहले आके रुकती है खैबर के ऊपर, जिसमें बहुत से लोग ये एग्री करते हैं कि जो कुछ भी संगोरोसिया पे हुआ उसके पीछे हाथ था खैबर का, लेकिन इसका कोई प्रूफ है नहीं। खैबर के प्लेनेट के साथ में जो कुछ भी हुआ उसके बाद में खैबर ने अपना प्लेनेट छोड़ दिया और अपने स्पेसशिप को लेकर निकल पड़ा गैलेक्सी की बाकी दुनियाओं की तरफ। खैबर अलग अलग दुनियाओं में जाता और वहाँ पे शिकार करता और वक्त के साथ में खैबर गैलेक्सी का सबसे बड़ा शिकारी बन गया। धीरे धीरे लोग खैबर को जानने लगे गैलेक्सी के सबसे बड़े शिकारी के रूप में। और फिर वो वक्त आया जब खैबर को साइकोबॉब और मालवेयर ने हायर किया। बेंटेन ओमनीवर्स का एक एपिसोड आया था जिसके अंदर हमें खैबर की शिप को अंदर से दिखाया गया था। उस वक्त खैबर की उस शिप के अंदर हमें कई वियर्ड आइटम देखने को मिले। उस शिप के अंदर हमें जो वियर्ड आइटम देखने को मिले उनकी बात करें तो उस शिप के अंदर एक मरे हुए जियोगेलोन एरियो का शेल था। एपोप्लेक्सियन स्पीशीज के एलियंस की हड्डियां वहाँ पे लटकी हुई थी एक कंकाल के रूप में, जो कि रेत की स्पीशीज है। उस शिप का जो फ्लोर था उसके ऊपर एक वल्पीमेंसर की खाल पड़ी थी जो कि वाइल्ड मड की स्पीशीज है। इसके अलावा आर्मडिलो की स्पीशीज के एलियन का एक कटा हुआ हाथ, एक मरे हुए क्रोनोसेपियन की चेस्ट की प्लेट, एक इवोल्व एक्सासोरिन का हेलमेट जो कि हुमांगासोर की स्पीशीज है। इसके अलावा एक वो स्वॉर्ड थी जिसके बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं कि बेंटेन ओमनीवर्स से पहले यानी कि बेंटेन क्लासिक, बेंटेन एलियन फोर्स और बेंटेन अल्टीमेट एलियन के टाइम पे खैबर कहाँ था और क्या कर रहा था। तो ऐसा है कि जब बेंटेन क्लासिक चल रहा था जिसके अंदर बेन 11 साल का था, तब तक मालवेयर और डॉक्टर साइकोबॉब ने खैबर को हायर कर लिया था और उस वक्त तक खैबर के पास में नेमेट्रिक्स भी आ चुकी थी। और फिर फिल ब्लिंक्स की हेल्प से डॉक्टर साइकोबॉब, मालवेयर और खैबर ने जब नेमेट्रिक्स को टेस्ट किया तो वो टेस्ट फेल रहा और फिर नेमेट्रिक्स के उस फेलियर से खैबर और उसकी टीम समझ गई कि नेमेट्रिक्स को सिर्फ नॉन सेपियन क्रिएचर ही अभी के लिए यूज कर सकते हैं और नेमेट्रिक्स को सही करने के लिए जो आर्टिफैक्ट चाहिए वो ओमनीट्रिक्स में है। और उस वक्त ओमनीट्रिक्स थी बेन के पास में और बेन ओमनीट्रिक्स उन्हें देने से रहा, जिसके बाद में खैबर और उसकी टीम ने फैसला किया कि वो बेन से ओमनीट्रिक्स छीनेंगे और नेमेट्रिक्स को सही करेंगे। लेकिन फिल ब्लिंक्स ने जो बेन के ऊपर अटैक किया था उससे खैबर समझ गया कि बेन कोई छोटा मोटा एनिमी नहीं है, इसलिए खैबर ने सोचा क्यों ना वो पहले बेन के बारे में सब कुछ जान ले। जिसके बाद खैबर ने बेन के ऊपर नजर रखना शुरू किया और हर एक चीज बेन के बारे में जाने की, बेन के फ्रेंड कौन है, वो किन किन एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है, बेन का बैकग्राउंड क्या है, सब कुछ। और ये सब जानने के बाद में बेन जिन डीएनए एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है उन डीएनए एलियंस को जो मारने वाले एलियंस है उनके डीएनए खैबर लेके आ गया और बेन के एलियंस को मारने वाले उन एलियंस को खैबर ने ऐड किया नेमेट्रिक्स में। और ऐसा करते करते टाइम आ गया ओमनीवर्स का। फिर खैबर ने मौका देखा कि बेन कब अकेला होता है और फिर जब ग्वेन और केविन बेन को छोड़कर चले गए तब खैबर ने बेन को अकेला देखकर बेन के ऊपर हमला किया। अभी मैंने जो इतना कुछ बोला उसको अगर एक लाइन में बोले तो बेंटेन क्लासिक से लेकर बेंटेन ओमनीवर्स से पहले तक खैबर बेन के ऊपर नजर रख के उसको हराने की प्लानिंग कर रहा था। तो फिर चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।